अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है। उतना ज्यादा नेचर वाटर जो है यहां से रीअब्सॉर्ब कर सकती है, तो रीअब्सॉर्ब कर रखेगी कहां? बॉडी के इनसाइड में। इसका मतलब जरा समझिएगा, पहले बॉडी में पानी नहीं था, तो पानी अगर आपके पास खींचकर बॉडी में रख लिया गया तो लूप ऑफ हेनले में क्या चीज बच जाएगी? सिर्फ आपके पास सॉल्ट। पानी के कंपैरिजन में सॉल्ट आपके पास लूप ऑफ हेनले में ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपका फिल्ट्रेट कैसा होगा? हाइपरटोनिक। आपने बेसिकली प्लांट फिजियोलॉजी जब पढ़ी होगी वहां पर भी बताते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब आपके पास क्या हुआ? अंदर आपके पास सॉल्ट ज्यादा हो गया, बाहर आपके पास पानी ज्यादा हो गया, तो पानी बाहर, अंदर आपके पास कम है, सॉल्ट ज्यादा है। सॉल्यूट कैसा आपके पास जो बेसिकली सॉल्यूशन है वो कैसा हो गया? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, याद करना, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन आपके पास सॉल्यूशन की तभी ज्यादा हो पाएगी अगर लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज्यादा है। यहां देखो, जक्स्टामेडुलरी में लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज्यादा है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में लूप ऑफ हेनले की लेंथ कम है, इसीलिए नेचर ने कॉर्टेक्स की क्वांटिटी 80 to 85% दे रखी है, क्योंकि जब जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करेंगी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन को तो जैसे मैंने यहां गिलास रखा हुआ है, मुझे लग रहा है प्यास लगी है तो मैं पानी पी लूंगा भाई। अब मान लो मैं 2 घंटे का लेक्चर दे रहा हूं और 2 घंटे तक मुझे पानी पीने को नहीं मिल रहा है, तो मेरी बॉडी से स्वेटिंग भी हो रही है, पानी का लॉस हो रहा है, सॉल्ट का भी लॉस हो रहा है। तो उस समय ना बॉडी को कंजर्वेशन ऑफ वाटर करने के लिए जाना पड़ेगा, और उसी समय नेचर जो है कॉर्टिकल नेफ्रॉन से ना काम लेकर उस समय जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन से काम लेगी, क्योंकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की लूप ऑफ हेनले क्या होती है? लंबी, ज्यादा कंजर्वेशन ऑफ वाटर होगा। याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अब सुनो, एक और चीज बताता हूं, आपने एक चीज खुद से एनालाइज भी की होगी। समर में ना जब आपके पास गर्मियां आ जाती हैं तो गर्मियों के दिनों में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और आपको पानी लगातार पीना पड़ता है। अब पानी अगर आपको लगातार पीना है तो क्या कंजर्वेशन ऑफ वाटर की जरूरत है? सुन के चलिएगा फिर से मैं क्या कर रहा हूं। आपने समर में ज्यादा क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटेक किया, तो वाटर इनटेक ज्यादा किया, लेकिन वाटर भी तो एलिमिनेट हो गया ना बॉडी से। अब जितना क्वांटिटी ऑफ वाटर एलिमिनेट हो रही है, अगर आप लगातार उतना पीते रहेंगे तो क्या आपकी बॉडी की जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन को काम करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम है वो तो कर ही रही है। लेकिन मान लीजिए अब समर में पानी का लॉस ज्यादा हो गया, पानी पीने को कम मिल रहा है, तो इसका मतलब नेचर को बॉडी के अंदर पानी को स्टोर करना पड़ेगा, और स्टोर करने के लिए जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ही आपका रोल प्ले कर पाएगी, अदरवाइज बिल्कुल नहीं हो पाएगा। याद करके चलिएगा। अब एक और चीज, मान लीजिए कुछ ऑर्गेनिज्म आपने देखे होंगे जो आपके पास एक्सट्रीम हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत ही ज्यादा आपके पास, जहां पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर होती है। अब सुनो, पानी नहीं है ना वहां पर, अगर पानी होता तो ऑर्गेनिज्म पी लेता। जैसे मान लीजिए हम ह्यूमन है, टेंपरेचर बढ़ भी जाए तो हमें पानी को मिल जाता है पीने के लिए, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो हैं जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, तो उन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हमेशा जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन ही ज्यादा काम करती है एज कंपैरिजन टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन। जैसे आपके पास डेजर्ट में रहने वाले जो रैट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, या मान लीजिए आपके पास बर्ड्स हैं जो लंबी लंबी फ्लाइट्स के ऊपर जाते हैं, जिनको पानी लगातार पीने को नहीं मिलता है, उनकी बॉडी के अंदर नेचर ने लूप ऑफ हेनले की लेंथ को लंबा दिया हुआ है और वहां पर जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन का काम लेती है वो, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ वाटर जो है वो ज्यादा बेटर हो पाती है। याद करके चलिएगा, यहां से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। फिर से उम्मीद करूंगा अगर आप नए आए हो चैनल के ऊपर तो चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर पक्का कर दीजिएगा। पानी पी लूं, अभी प्यास लग गई ना, मैंने बताया ना, प्यास लगने पर पानी मिल रहा है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करेगी, और प्यास लगने पर पानी नहीं मिल रहा है तो जक्स्टामेडुलरी को काम करना पड़ेगा, क्योंकि वाटर को कंजर्व करना पड़ता है। बिल्कुल सही देवेंद्र जी, बिल्कुल सही, आपके लिए क्लैपिंग, बहुत बढ़िया आपने आंसर किया है। ठीक है, चलेगा। अब जरा नेफ्रॉन के बारे में भी देख लेते हैं। अब देखो जरा नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेफ्रॉन के 2 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से। एक को कहा जाता है मालपीघियन बॉडी,
मालपीगियन बॉडी, पहली है आपके पास दैट इज अ मालपीगियन बॉडी, और सेकंड को कहा जाता है ट्यूबुलर पार्ट, टिब्यूलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। क्लियर? ये जो आपके पास में मालपीगियन बॉडी है इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया? दो हिस्सों में। ठीक है, एक को कह दिया गया बोमेन्स कैप्सूल और दूसरे को कह दिया ग्लोमेरुलस। एक हो गया वोमेन कैप्सूल, दूसरे को कह दिया ग्लोमेरुलस। अब देखो आपके सेकंड पार्ट आया दैट इज द नेफ्रॉन का, वो है ट्यूबुलर पार्ट। इस ट्यूबुलर पार्ट के तीन हिस्से हैं। एक को कह दिया प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दैट इज अ पीसीटी। सेकंड आ गया आपके पास दैट इज लूप ऑफ हेनले। इस लूप ऑफ हेनले के तीन हिस्से हैं। एक को कह दिया डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, नीचे की ओर को मतलब डिसेंड करना। उसके बाद यू लूप दैट इज द सेकंड पार्ट, और थर्ड हिस्सा आता है दैट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। क्लियर हो गया? उसके बाद आता है आपके पास डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। फिर से सुन लो, ट्यूबुलर पार्ट के तीन हिस्से हैं। पहले का नाम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, सेकंड का नाम आपके पास लूप ऑफ हेनले विच इज बीइंग डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। वन इज अ डिसेंडिंग पार्ट, उसके बाद यू लूप, उसके बाद असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। और यहां देखो ये हो गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लास्ट हिस्सा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये हो गए आपके पास नेफ्रॉन के पार्ट। अब जरा नेफ्रॉन का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, ये कहां कहां पर चीजें अवेलेबल है। चलो, ये है जी आपके पास पहला स्ट्रक्चर दैट इज द मालपीगियन बॉडी। मालपीगियन बॉडी के दो हिस्से, एक आपके वोमेन कैप्सूल, दूसरा कैपिलरी। तो वोमेन कैप्सूल ये रहा, दिस इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। कैसा हो गया? दिस इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर है। ये आपके पास वोमेन कैप्सूल है। अब वोमेन कैप्सूल की जो इंटरनल लाइनिंग है, याद कर लीजिएगा, वोमेन कैप्सूल की जो इंटरनल लाइनिंग है, यहां पर फ्लैट सेल नजर आते हैं। कैसे सेल हैं? फ्लैट सेल है। आपके इन फ्लैट सेल को स्क्वेमस सेल कहा जाता है। तो इसीलिए इंटरनल जो आपके पास एपिथेलियम है वुमेन कैप्सूल की, ये होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर हो गया? लेकिन जो आउटर पार्ट है आपके पास इस वुमेन कैप्सूल का, यहां पर फ्लैट सेल नहीं है, यहां पर सेल कैसे हैं? क्यूबॉइडल टाइप के। तो यहां पर हो गया एपिथेलियम दैट इज अ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद कर लीजिएगा, आउटर सरफेस ऑफ अ वुमेन कैप्सूल इज बीइंग फॉर्म्ड बाय सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। याद करके चलना। और आपका इंटरनल जो वुमेन कैप्सूल की लाइनिंग है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम ने आपको बना कर दी है। क्लियर है जी? अब चलो एक इंपॉर्टेंट चीज और यहां से देखते हैं। आपके पास में इस वुमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड जो है वो फिल्टर होने के लिए आएगा। हमने कहा था ना किडनी का मेन रोल क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। ब्लड के अंदर जो आपके पास में कहीं ना कहीं टॉक्सिक कंपाउंड होंगे उनको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करवाएगी वो नेफ्रॉन के थ्रू। ये रहा नेफ्रॉन। तो सारा ब्लड जो है वो वुमेन कैप्सूल में एंटर होने वाला है। एंटर कैसे होगा? उसके लिए नेचर ने रीनल आर्टरी की मदद ली थी। किसकी मदद? रीनल आर्टरी। तो रीनल आर्टरी से आपके पास में आर्टरी ब्रेक कर गई आर्टीरियोल में। अब ये रहा आर्टीरियोल, ये आगे जी आर्टीरियोल। ये है आपके पास अफरेंट आर्टीरियोल। इसको क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टीरियोल। क्लियर? अफरेंट आर्टीरियोल ब्लड जो है वो वुमेन कैप्सूल की कप कैविटी में लेकर आएगी। तो अफरेंट आर्टीरियोल से आपके पास में कैपिलरीज जो है यहां पर नजर आएंगी आगे। ठीक है? ये जो कैपिलरी का गुच्छा है ना, इस गुच्छे को कहा जाता है ग्लोमेरुलस। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस की एक खासियत है, इस ग्लोमेरुलस में जो ये कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज हैं छेद वाली, इनमें पोर्स पड़े हुए हैं। ठीक है? इसीलिए इनको फेनिस्टरेटेड कैपिलरी बोलते हैं। वर्ड क्या यूज किया जाता है? लिख लो, फेनिस्टरेटेड कैपिलरी। तो ग्लोमेरुलस क्या है? फेनिस्टरेटेड कैपिलरी का एक आपके पास क्लस्टर, गुच्छा है। याद करके चलना ये चीज। क्लियर? तो यहां मैं मिटा देता हूं इसको, आगे चलते हैं। क्लियर? अब जरा ध्यान दो। अब आपके पास में अफरेंट आर्टीरियोल से ब्लड आया ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस में आपके पास पोर पड़े हुए हैं। अब यहां से जो है ब्लड जो है वो एग्जिट करने की कोशिश कर रहा है। देखना, यहां से एग्जिटिंग हो रही है। ये रहा जी एग्जिट। तो एग्जिट के लिए भी एक आपके पास आर्टीरियोल है। ये रही जी वो आर्टीरियोल। इसको बोलते हैं इफरेंट।
इफरेंट आर्टीरियोल हो गई। अब सुनो जरा ध्यान दो, इफरेंट आर्टीरियोल का डायामीटर और अफरेंट आर्टीरियोल के डायामीटर में अंतर हो गया। देखो, अफरेंट आर्टीरियोल का डाया ज्यादा, इफरेंट का कम। अब सुनो जरा क्या होगा, जितनी क्वांटिटी का ब्लड अफरेंट आर्टीरियोल से ग्लोमेरुलस में आएगा, क्या उतना आपके पास इफरेंट आर्टीरियोल से एग्जिट हो जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि देखिए डायामीटर क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब सारा का सारा ब्लड जो है वो आपके पास इस ग्लोमेरुलस में इकट्ठा होगा ना, और ग्लोमेरुलस की वॉल के ऊपर क्या लगेगा, प्रेशर लगना शुरू हो जाएगा, और जितना ज्यादा वो प्रेशर लगेगा उसकी वजह से पोर का डायामीटर क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और जितना ज्यादा पोर का डायामीटर इंक्रीज करेगा उतना ज्यादा ब्लड फिल्टर होकर आगे की ओर को जाएगा। यही होगा, इसमें कोई शंका तो नहीं है? अगर शंका हो तो अभी बता दो, मैं अभी क्लियर कर दूंगा। ठीक है, फिर से सुन लो, अफरेंट आर्टीरियोल का डाया ज्यादा, इफरेंट का कम। ब्लड यहां से आया, आगे उतना एग्जिट नहीं किया, तो इकट्ठा कहां हुआ, ग्लोमेरुलस के अंदर। जितना ज्यादा ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हुआ, ग्लोमेरुलस की वॉल के ऊपर प्रेशर लगा, पोर का डायामीटर ज्यादा हो गया, ब्लड फिल्टर होकर आगे चला गया। अब एक बात तो ये क्लियर हो गई। अब दूसरा क्लैरिफिकेशन जरा देखिएगा। अब हुआ क्या, मान लो ब्लड फिल्टर हुआ, तो ब्लड तो फिल्टर होकर कहां पर इकट्ठा हो जाएगा, इस वुमेन कैप्सूल की इंटरनल एपिथेलियम के ऊपर, यही होगा, ऐसे ना, मान लेते हैं यहां इकट्ठा हो गया है। अब सोचो जरा सा, यहां ऐसे है कुछ, मान लो ये एक लेयर है और एक लेयर ये है, बीच में आपके पास ब्लड इकट्ठा हो रहा है। अब होगा क्या, क्या इस वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा? लगेगा ना। ये वॉल कौन सी है, ये तो वुमेन कैप्सूल की वॉल है। तो वुमेन कैप्सूल की वॉल के ऊपर जब प्रेशर लगेगा, तो ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर वुमेन कैप्सूल की वॉल में भी आपके पास एक सेल होते हैं, उन सेल का नाम होता है पोडोसाइट। नाम क्या लिखते हैं, PODOCYTES, पोडोसाइट। सुन ले, किसी को शक है तो मुझे बता दो अभी। पोडोसाइट समझ आया? अब सुन लो फिर से, जैसे ही आपके पास में यहां पर ग्लोमेरुलस और वुमेन कैप्सूल की इंटरनल लाइनिंग के बीच में इकट्ठा हुआ ब्लड जो फिल्टर होकर आया है ग्लोमेरुलस से, वो आपके पास प्रेशर जैसे ही वुमेन कैप्सूल की वॉल के ऊपर क्रिएट करेगा प्रेशर, वैसे ही पोडोसाइट आपके पास एक्टिव हो जाएंगे। और पोडोसाइट जब स्ट्रेच करते हैं, याद करिएगा, जब पोडोसाइट आपके पास स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए मैंने ये पोडोसाइट बना दिया, ये एक पोडोसाइट है, अब ये मान लीजिए स्ट्रेच हो गया है। जब स्ट्रेच हो जाएगा ना, तो आपको यहां पर क्या नजर आते हैं, इसके इनसाइड में स्लिट्स होती हैं। क्या होती है, एक तरह स्पेसिस है, ये समझ लो। इसको आपके पास फेनिस्ट्रेशन स्लिट्स कहा जाता है। इन फेनिस्ट्रेशन स्लिट से आपके पास ब्लड जो है फिल्टर होकर आगे की ओर को मूव कर जाता है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके पास पोडोसाइट है, ये मान लीजिए फिल्ट्रेशन स्लिट है। अब मान लो एक दूसरा पोडोसाइट और बना देता हूं, ये हो गया जी दूसरा पोडोसाइट, तो ये होगी आपके पास फेनिट्रेशन स्लिट। अब इनके थ्रू आपके पास ब्लड फिल्टर होकर यहां वुमेन कैप्सूल से आगे की ओर को जाएगा। किसी को कोई शक है तो मुझे फिर से बता सकते हैं। स्लिट पोर्स कोई नहीं, फेनिस्ट्रेशन स्लिट या स्लिट पोर, जो भी आप वर्ड बोलना चाहे दोनों बोल सकते हैं। यहां तक समझ आ रहा है? हां या ना बता दो, यहां तक समझ आया? तब तो आगे जाने का फायदा है। क्लियर? यहां तक चलते हैं, चलो क्लियर हो गया हो तो आगे चलो, आगे आ जाते हैं। ठीक है, यहां चलो आगे। अब ये जी वुमेन कैप्सूल यहां पर खत्म हो गया, आगे ट्यूबुलर पार्ट आ रहा है ना, क्योंकि ये है मालपीगियन बॉडी। मालपीगियन बॉडी के दो हिस्से थे, एक आपके ग्लोमेरुलस और दूसरा वुमेन कैप्सूल। क्लियर? अब आते हैं आपके पास, दैट इज अ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज अ PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। तो आपके पास ये ट्यूब ही तो है एक तरह से। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे राउंडिंग्स होते हैं, तो ये बना दिए मैंने राउंडिंग। उसके बाद आपके पास आती है दैट इज अ लूप ऑफ हेनले। ये मान लीजिए ये लूप ऑफ हेनले है, तो लूप ऑफ हेनले के दो आप या मीन बाय 3 सेगमेंट है। एक देखो, ये लूप ऑफ हेनले नीचे की ओर को गया, तो इसको बोल दिया डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये आपके पास नीचे स्ट्रक्चर बच गया, इसको बोल दिया यू लूप हो गया। और ये ऊपर की ओर को लूप ऑफ हेनले जा रहा है, इसको बोल दिया असेंडिंग। क्या बोल दिया? असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब यहां पर क्या ध्यान देना, जरा ध्यान देना। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले की जो थिकनेस मैंने बनाई वो कम बनाई,
और असेंडिंग की ज्यादा बनाई है। उसका कारण क्या है? असेंडिंग पार्ट ऑफ लूपा फैमिली की जो एपिथीलियम है वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम, जबकि असेंडिंग पार्ट ऑफ लूपा फैमिली की एपिथीलियम है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। समझ आ रहा है? तो हमें मालूम है ना सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम जो बहुत पतली लेयर होती है, इसलिए यहां पर थिकनेस मैंने कम बनाई है, यहां थिकनेस ज्यादा बनाई है। अब आपके पास में ये जो है पीसीटी, पीसीटी की एपिथीलियम आपके पास लिखी जाती है दैट इज ब्रश बॉर्डर्ड है। वर्ड क्या यूज करते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम। अब सुनो ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम क्या होती है? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम की एक टाइप है। सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम की एक टाइप है। मान लीजिए सिंपल क्यूबॉइडल आपके पास जो सेल हैं उनके सरफेस के ऊपर फाइन हेयर लाइक सेल लगा दिए जाए। मान लो आपके पास ये क्यूबिकल सेल है एक, ठीक है, इसके ऊपर अगर फाइन हेयर लाइक सेल बन जाए, इनको बोला जाता है माइक्रोविलाई। क्या बोलते हैं? माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई आपके पास इस क्यूबॉइडल जो सेल है इसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे, तो आपके नेचर ने उस पर्टिकुलरली सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम को जिसके ऊपर आपके माइक्रोविलाई लग गया उसको ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम कहते हैं। और ये कहां पर मिलता है? दैट इज इन अ पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। क्योंकि प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में सबसे पहले आपके पास वो ब्लड जाएगा जो फिल्टर होकर आपके पास वुमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस से गया। अब यह भी हो सकता है कि आपके पास जो पर्टिकुलर ब्लड यहां पर फिल्टर होकर पहुंचा है या फिल्ट्रेट यहां पर फिल्टर होकर पहुंचा है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हो, उस कंपोनेंट की आपके पास रीएब्जॉर्प्शन करवाने की जरूरत है। रीएब्जॉर्प्शन करवाने के लिए सरफेस एरिया ज्यादा चाहिए। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए नेचर ने पीसीटी के अंदर ब्रश बॉर्डर्ड एपिथीलियम दे दिया। क्लियर है जी? यहां तक बता देना पहले। आप यहां समझ आया कि नहीं? आसान है, वैसे कुछ ज्यादा नहीं है यहां पे। क्लियर? आगे की ओर को चलते। अब ये था जी असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अगला हिस्सा आपके पास आ गया दैट इज अ डीसीटी। तो मान लीजिए ये मैंने डीसीटी बना दी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल आपके पास एक्सटेंड कर गई इनटू अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कुछ इस तरह से। तो डिसेंडिंग या डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल जो है इसकी एपिथीलियम आपके में फिर से सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, कोई माइक्रोविलाई इसके सरफेस पर नहीं होते। लेकिन जब आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आएंगे ना तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में दोनों तरह के एपिथीलियम नजर आते हैं, सिंपल क्यूबॉइडल भी, सिंपल कॉल्यूमिनर भी। ज्यादातर बुक्स के अंदर मेंशन यही कर रखा गया है कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम ही आपके पास कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में मौजूद होती है। यह चीज हमें ध्यान कर चलना। क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें आपको नेफ्रॉन में नजर आएंगी। क्लियर? अब सुनो, आपके पास यूरिन बनेगा कैसे? तो यूरिन बनने की प्रोसेस जो है उसको हमें डील करना पड़ेगा। क्लियर? तो चलो मैं आपको यूरिन बनने की सबसे सिंपलेस्ट प्रोसेस बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है? तो यूरिन को बनने के लिए 3 स्टेप में हम पढ़ते हैं। एक को बोला जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फर्स्ट पार्ट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड को बोला जाता है रीएब्जॉर्प्शन, एंड थर्ड को कहा जाता है दैट इज अ ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो चलिए अगली स्लाइड्स के ऊपर मैं इन सारी चीजों को आसानी से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा जल्दी जल्दी से। ठीक है? तो ये देखो, सबसे पहले आपके अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको हम बेसिकली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। अब सुनो, बहुत सिंपल है। ब्लड फिल्टर होने के लिए आएगा किडनी में, रीनल आर्टरी लेकर आई, अफरेंट आर्टीरियोल से वुमेन कैप्सूल में जाएगा। मीन भाई अफरेंट आर्टीरियोल से पहले ग्लोमेरुलस में गया ना। तो पहला क्वेश्चन अराइज होता है, कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड एक्चुअली किडनी में आया पर मिनट? कितना क्वांटिटी ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी में फिल्टर होने के लिए आया रीनल आर्टरी के थ्रू? क्लियर? ये होता है 1100 से लेकर 1200 ml पर मिनट। अब वो कैसे निकाला? उसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है। कहा यह गया कि जितनी आपकी कार्डिक आउटपुट होती है, कार्डिक आउटपुट कितनी है? 5 लीटर। 5 लीटर का 1/5 पार्ट, तो 1/5 पार्ट क्या हुआ? 1000। तो यहां पर मैंने एक रेंज लिख दी, 1100 से लेकर 1200 ml पर मिनट ब्लड जो है किडनी के अंदर फिल्टर होने के लिए आता है। क्लियर हो गया जी? समझ आ रहा है? अब मान लो अगर इसको 1 मिनट में काउंट करना हो कि आपके पास 1 मिनट में आपके पास कितना एक्चुअली में ब्लड जो है वो किडनी से फिल्टर होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? किडनी से कितना ब्लड एक्चुअली में फिल्टर होगा पर मिनट, 1100 से लेकर 1200। क्लियर हो गया जी? तो चलें ये चीज देखते हैं। यहां पर यही चीज लिखी हुई है। अब जरा यहां पर देखना, लास्ट पार्ट में यहां देखो,
क्या लिखता है, अब 1100 से लेकर 1200 लीटर मिलीलीटर का जो आपके ब्लड है वो ग्लोमेरुलस में एंटर करेगा, तो ग्लोमेरुलस आपके पास फिल्टर कर कर आगे की ओर को फिल्ट्रेट बना कर देगा, तो आपके पास उस चीज को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। पर मिनट में ग्लोमेरुलस में 1100 से 1200 ml जो आपके पास ब्लड फिल्टर होकर आया, तो कितना फिल्ट्रेट एक्चुअली में ग्लोमेरुलस में हमें 1 मिनट में तैयार कर दिया, उसको कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। याद कर लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन पहले पूछा गया। तो ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितनी होती है, 125 ml पर मिनट। अगर कोई बच्चे नए आए हो चैनल के ऊपर तो प्लीज काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करना मत भूलिएगा। देखिए बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आता हूं, आपको ये कोई भी चीज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू कोई नहीं बताएगा और इतनी सिंप्लीफाइड तरीके में कोई नहीं बताएगा। क्लियर, अब ये क्लियर हो गया इतनी सी चीज। अब यहां पर हमें ध्यान क्या देना है, जरा ध्यान दीजिएगा, वो जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। क्लियर, चलो मैं आपको वो चीजें बताता हूं। यहां क्लियर करो, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं। चलो देखो क्या हुआ, आपके पास एक पर्टिकुलरली कैप्सूल है, ठीक है, वोमेन कैप्सूल। एक आपके पास है कैपिलरी, कौन सी वाली, दैट इज द ग्लोमेरुलस। एक है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल भी है। ब्लड वेसल कौन सी है, अफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल। अब सुनो जरा सा, जब कैपिलरीज के थ्रू ब्लड फिल्टर होकर आया तो कैपिलरीज में भी जो प्रेशर लगा, क्यों लगा था, क्योंकि अफरेंट आर्टेरियोल का डाया ज्यादा था, इफरेंट का कम था। प्रेशर कहां पर लग रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर, तभी तो पोर का डायमीटर बढ़ा और ब्लड फिल्टर हो गया। समझ आ रहा है, तो इसका मतलब पहला प्रेशर जो आपके पास क्रिएट हुआ वो कैपिलरीज के इनसाइड या ग्लोमेरुलस के इनसाइड में क्रिएट हुआ। इसको बोल दिया जाता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, GHP, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर हो गया जी। उसके बाद आती है आपके पास ब्लड कहां पर पहुंच गई थी, वोमेन कैप्सूल की एपिथेलियम, तो उसके ऊपर भी प्रेशर लगा होगा, तभी तो जाकर आपके पोडोसाइट का आपके पास डाया बढ़ा, अदरवाइज तो आपके पास स्लिट पोर्स नजर ही ना आते। तो आपके पास एक वोमेन कैप्सूल के सरफेस पर भी प्रेशर लगा, इसको बोल दिया गया कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर हो गया जी। अब तीसरा, ब्लड था, ब्लड तो ब्लड वेसल से आ रहा था, तो क्या ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर प्रेशर नहीं लगा, उसको क्या बोल दिया गया, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो 3 प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं, कौन कौन से, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और एक ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। तीनों प्रेशर का आपके पास एक नेट आपके पास निकल कर आएगा, जिसकी वजह से ब्लड फिल्टर होकर आपके पास पीसीटी में जाएगा। अब वो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर भी तो निकालना है, चलो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर निकालने की ट्राई करते हैं। यहां निकाल देता हूं आपके लिए ना, ये राजी नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। अब ये किसके बराबर होता है, ये है आपके पास दैट इज दी ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस द सम ऑफ कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। याद कर लीजिएगा, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे निकाल रहे हैं, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को माइनस कर दीजिएगा विद द एडिशन ऑफ कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस द ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर हो गया जी, ये है नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आपके पास में होना चाहिए 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये चीज हमें ध्यान कर चलनी है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, मान लीजिए किसी का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर ज्यादा है, तो इससे क्या समझ आ रहा है, जरूरत से ज्यादा जो ब्लड है वो फिल्टर हो रहा है। या दूसरा ये भी समझ आ रहा है, जरूरत से ज्यादा ब्लड जो है वो किडनी के अंदर एंटर कर रहा है, जितना करना नहीं चाहिए, तो भी डैमेजेस कॉज होंगे। ये चीज ध्यान कर चलिएगा, जिस चीज का जरूरत से ज्यादा यूज कर लिया जाता है वो सबसे पहले डैमेज होती है। इसका मतलब अगर जरूरत से ज्यादा ब्लड किडनी के अंदर आएगा तो किडनी ही सबसे पहले डैमेज हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा ब्लड अगर आपके पास नेफ्रॉन में आएगा तो नेफ्रॉन आपके पास बेसिकली क्या कर जाएगी, डैमेज हो जाएगी। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास ये नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कैसे आया, तो आपके पास जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होती है ये 55 to 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी रहती है। एक कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अराउंड रहता है, और जो ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है ये 25 to 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के अराउंड रहती है। अब देखिए मैंने यहां रेंजेस लिखी हैं, ठीक है,
तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के बीच में अगर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर अगर रहेगा तो इसको नॉर्मल मान लेते हैं। देखिए अगर रेफरेंसेस में अगर जाएंगे बहुत अच्छी बुक्स में तो वहां पर क्या लिखता है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक का जो आपके पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है ये नॉर्मल ही होता है। क्लियर? लेकिन एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो वहां पर लिखता है 10 to 15 मिलीमीटर ऑफ मर्करी ही नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होना चाहिए। हम भी वही मार्क कर लेते हैं, क्यों ज्यादा झंझट में पड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी तो फॉलो करनी है। चले आगे चलते हैं। अगला स्टेप आती है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। अगला स्टेप है रीएब्जॉर्प्शन। तो चलिएगा सारी चीजों को मैं एक ही डायग्राम में समअप करूंगा, वो है यहां पर, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। चलें सबसे पहले आते हैं रीएब्जॉर्प्शन का सबसे मेन साइट है दैट इज द पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। अब चलो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड टिब्यूल में मैक्सिमली आपके पास वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है। किसकी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है? पानी की, दैट इज वाटर। कितना परसेंट? 70 से लेकर 75%। इसके अलावा सोडियम आयन भी यहां पर 70 से लेकर 75% रीअब्जॉर्ब। ये दो तो याद करने हैं, ठीक है? वाटर 70 से लेकर 75%, सोडियम आयन 70 से 75%। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और है, देखो क्या हुआ जब ब्लड ना फिल्टर हुआ ग्लोमेरुलस से और उसके बाद वुमेन कैप्सूल से फिर पीसीटी तक पहुंचा, तो सुनिएगा जो ब्लड फिल्टर होकर आगे आया उसमें प्रोटीन्स नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि प्रोटीन का साइज ज्यादा होता है और प्रोटीन बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो नेचर को प्रोटीन को जरूरत से ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट समझना पड़ा, इसलिए नेचर ने उसको फिल्टर कर कर आपके फिल्ट्रेट में नहीं भेजा। लेकिन कुछ बॉडी के इंपॉर्टेंट चीजें भी तो हो सकती हैं जो वहां पर चली गई हों, जैसे ग्लूकोज एनर्जी गिविंग सब्सटेंस है, विदाउट ग्लूकोज तो आपके पास सेल में आपके पास ग्लाइकोलिसिस ही नहीं हो सकती है, अमाइनो एसिड हो सकते हैं, इसके अलावा आपके पास बेसिकली हार्मोन हो सकते हैं, एंजाइम हो सकते हैं। तो सारे के सारे, जैसे आपके पास यहां पर मान लीजिए सोडियम आयन है, तो सोडियम भी आ गया है, पानी भी आ गया है, बॉडी के इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो बॉडी एलिमिनेट करने के लिए जा रही थी, तो जबरदस्ती करने पड़ेगी खींचने के लिए। जबरदस्ती करने का काम किसको दिया गया? पीसीटी को। पीसीटी को क्यों दिया गया? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्योंकि ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम है, क्योंकि आपके पास जो सेल है उनके ऊपर माइक्रोविलाई लगे हुए हैं। तो आपके रीअब्जॉर्प्शन होगी। रीअब्जॉर्प्शन किसकी हुई? 70 से 75% वाटर की, सोडियम की 70 से 75%, और एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी ऑलमोस्ट 100% रीअब्जॉर्प्शन हो गई, दैट इज अ ग्लूकोज। लिख लेना भैया मार्क करके, ऑलमोस्ट 100% पीसीटी से ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब हो जाती है। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिएगा, पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन आपके पास में बाइकार्बोनेट आयन की भी हो रही है पीसीटी से, और इसके अलावा जो पोटाशियम आयन है उनकी भी हो रही है। परसेंटेज विल बी लेस, दैट इज 20 to 25% होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। क्लियर? अब आपके पास देखिएगा पीसीटी में एडिशन भी तो हो रही है। एडिशन किसकी हो रही है? H पॉजिटिव आयन एंड अमोनियम आयन। याद करके चलिएगा, पीसीटी के अंदर ऐड हुए, ऐड क्या हुए? H पॉजिटिव आयन एंड अमोनियम आयन। जब ये ऐड हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉडी से एलिमिनेट कराए जाएंगे। क्यों एलिमिनेट कराए जाएंगे? क्योंकि H पॉजिटिव आयन अगर ज्यादा हो जाएगा तो ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाएगी। अमोनियम आयन अगर आपके पास ज्यादा हो जाएंगे तो अमोनिया एज एन टॉक्सिक प्रोडक्ट है, तो इसलिए बॉडी को इनको एलिमिनेट करने के लिए जाना पड़ता है। क्लियर? चलेगा, अब आते हैं डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। अब सुनो, थोड़ी देर पहले मैंने एक चीज कही थी, क्या कहा था? जो डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है उसकी जो एपिथेलियम है वो है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, पतला है। इस पतले वाले एपिथेलियम से नेचर ने सबसे मोटे वाला जो आपके पास मॉलिक्यूल है उसको यहां से निकाला। ये आ गया जी बाहर। क्या चीज बाहर आ रही है? पानी बाहर आया। तो क्या आपके पास में ये जो अमोनियम आयन है, H पॉजिटिव आयन है, क्या यहां नहीं गए? गए ना डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में। इसके अलावा देखो, सोडियम का 25% हिस्सा भी यहां जाएगा, इसके अलावा पानी का 25% हिस्सा भी यहां से गया, वाटर मान लीजिए यहां से रीअब्जॉर्ब हो गया। कितनी रीअब्जॉर्प्शन हो रही है? सिर्फ 5%। कितनी हो रही है? 5%। लेकिन देखिए, पीसीटी प्लस डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप हेनले को मिलाकर आपके पास 80% वाटर रीअब्जॉर्ब हो गया। कितना हो गया? 80%। बहुत ज्यादा क्वांटिटी है पानी की जो रीअब्जॉर्ब हो गई। इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन। वर्ड क्या लिखते हैं? ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन।
तो आपके पास पीसीटी प्लस द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले ऑब्लिगेटरी वाटर रीअब्जॉर्प्शन आपको कर देती है। क्लियर हो गया जी। उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, आपके पास में यहां से अगर पानी आपके पास में रीअब्जॉर्ब हो गया तो अंदर क्या चीज ज्यादा बच रही है? सॉल्यूट। तो इसका मतलब डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में फिल्ट्रेट कैसा होगा? फिल्ट्रेट होगा हाइपरटोनिक। क्यों? क्योंकि पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है। अब मान लो सॉल्ट नीचे की ओर को आ रहा है, तो सॉल्ट कहां पर इकट्ठा हो जाएगा? इस बॉटम के ऊपर जाकर। तो सबसे ज्यादा आपके पास सॉल्यूट की संख्या एज कंपैरिजन टू वाटर कहां पर मिलेगी? यू लूप के अंदर। कहां पर मिल रही है? यू लूप में। अब चलिए ऊपर की ओर को चले, तो ऊपर की ओर को जाते हुए आपके पास नजर क्या आ रहा है? जो ये आपके पास में असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, इसकी थिकनेस बढ़ गई। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि आपके पास यहां पर एपिथेलियम कौन सा है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इसीलिए थिकनेस ज्यादा है। अब सोचो क्या वाटर का मॉलिक्यूल जा पाएगा मोटी चीजों से? नहीं जा सकता ना। इसलिए नेचर यहां से क्या चीज एलिमिनेट कराने, रीअब्सॉर्ब करवाने की कोशिश कर रही है? दैट इज द आयंस, सॉल्यूट कर रही है। तो अंदर क्या चीज बच गई ज्यादा? पानी। पानी के कंपैरिजन में आपके पास में जो मिनरल आयंस है वो आपके पास में अंदर क्या हो गए हैं? कम हो गए। इसका मतलब ये फिल्ट्रेट कैसा होगा? हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब जिसमें पानी की संख्या ज्यादा है और सॉल्यूट की संख्या आपके पास कम है। तो यहां से सिर्फ किस चीज की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है? सोडियम क्लोराइड की। वाटर तो नहीं हुआ ना रीअब्जॉर्ब, तो वाटर तो अंदर ही रहा। अब सोचो वाटर जो है कुछ आपके पास आयन के साथ में आगे चला गया। कहां चला गया? इनटू अ डीसीटी। डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल के ऊपर एक्टिव आपके पास रीअब्जॉर्प्शन होगी। कैसे? क्योंकि डीसीटी के ऊपर दो हार्मोन का एक्शन देखने को मिलता है। कितने हार्मोन का? दो हार्मोन का एक्शन। एक है आपके पास एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और एक है आपके पास एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन। सोचो, एडीएच का फंक्शन होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाना। डीसीटी और कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल से आपके वो वाटर रीअब्जॉर्ब करवाता है, और जो एल्डोस्टेरोन होती है वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो आपके पास नेचर के अंदर सोडियम को रिटेन करना भी तो जरूरी है। बॉडी के अंदर अगर सोडियम रिटेन नहीं होगा तो वाटर का बैलेंस नहीं बन सकता है। इसलिए नेचर ने सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन आपके पास एल्डोस्टेरोन के थ्रू करवा ली और एडीएच के थ्रू वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवा ली। अब याद करके चलना, एडीएच का एक रोल और होता है। एडीएच को एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। मीन बाय डायूरेसिस से बचाने वाला। डायूरेसिस का मतलब ज्यादा बार आप यूरिनेट करने के लिए जा रहे हैं, ज्यादा आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूरिन आ रही है, तो वॉल्यूम ऑफ यूरिन को कम करने के लिए एडीएच अपना रोल प्ले करते हैं। याद करके चलना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट और चीज क्या है? जो आपके पास बेसिकली ये एल्डोस्टेरोन है, इसको सोडियम रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं। सोडियम का लॉस होने से बचाता है। ये चीज हमें ध्यान करके चलनी है। अब सिंपल है, आपके पास यहां से किस चीज की एब्जॉर्प्शन हुई? वो होगी आपके पास वाटर की। इसके अलावा देखिएगा बाइकार्बोनेट आइन, सोडियम एंड क्लोराइड आइन, एडिशन किसका हुआ? पोटाशियम आइन, H पॉजिटिव आइन। यहां पर भी देखिएगा पीसीटी के अंदर किसका एडिशन हुआ था? H पॉजिटिव आइन एंड दी अमोनिया। फिर से देखो, इसका मतलब नेचर को पोटाशियम आयन की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, H पॉजिटिव आयन की आपके पास बॉडी में ज्यादा जरूरत नहीं होती है, अमोनिया की बॉडी में ज्यादा जरूरत नहीं होती है। तो तीसरी यूरिन फॉर्मेशन का स्टेप होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन, जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन, अमोनियम आयन और पोटाशियम आयन को नेचर टिब्यूल के अंदर एंटर करवाती है, ताकि ये बॉडी के अंदर ज्यादा ना हो पाए, क्योंकि ये आपके पास टॉक्सिसिटी कॉज कर सकते हैं। तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में टॉक्सिसिटी कॉज करने वाले जो आपके पास रिमेनिंग कंपाउंड जो अभी भी बच गए हैं, उनको आपके पास ऐड करवा दिया जाता है फिल्ट्रेट के अंदर और इनका बॉडी से एलिमिनेशन करा दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास मैंने थोड़ी देर पहले एक वर्ड कहा था, मैंने कहा था कि नेचर की ये ट्राई होती है कि अमोनिया को आपके पास यूरिया में कन्वर्ट कर दे। ह्यूमन की बॉडी में कहां होता है? आपके पास लीवर के अंदर। अमोनिया आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया? यूरिया के अंदर। यूरिया को भी तो एलिमिनेट कराना है, तो यूरिया का एलिमिनेशन भी आपके पास इसी टिब्यूल के थ्रू होता है। लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया, जरा ध्यान दीजिएगा, कलेक्टिंग टिब्यूल से बॉडी ने रीअब्सॉर्ब कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना है। मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को ये ना मेडुला, इस मेडुला की आपके पास ऑस्मोलैरिटी को, मीन बाय वाटर एंड सॉल्यूट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए नेचर को यूरिया की रीअब्सॉर्प्शन करने पड़ती है। तो याद करके चलिएगा, यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप हुए। पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, या जिसको हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा, दूसरा ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन और तीसरा ट्यूबुलर सिक्रीशन। याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अभी भी किसी को कोई शंका हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।
नहीं तो आगे की ओर को चलेंगे। चलें, कोई बात नहीं, आगे की ओर को मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर को जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक है उसको देखते हैं। चलें जी, ये हो गया जी आपके पास में, दैट इज यूरिन कैसे बनता है। ये सारी प्रोसेस मैंने आपको एक ही डायग्राम के थ्रू समझा दी। क्लियर? याद करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी की सारी जितनी भी स्लाइड्स हैं एक ही जगह पर मैंने बता दी हैं आपको, ठीक है। अब चलिएगा आपके पास काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। एक चीज बता दूं, आप कितना भी पढ़ लीजिए काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम को, आपको कभी नहीं आएगा। पता क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको यही समझ नहीं आता कि काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम में एक्चुअली में काम कैसे होता है, ठीक है। तो मैं आज आपको समझाने वाला हूं कि काम कैसे होगा, ठीक है। जरा ध्यान देना। देखो, मान लेते हैं ये पीसीटी है, चलो मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। मान लेते हैं ये पीसीटी है, फिर आपके पास ये लूप ऑफ एन ले आता है, सबने पढ़ा है, ये लूप ऑफ एन ले आया। फिर आती है आपके पास डीसीटी, ऐसे आएगा डीसीटी, और फिर आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल है, ऐसे कर कर कलेक्टिंग टिब्यूल आ गई। फिर आपने क्या पढ़ा, यहां पर आपके पास एक वुमेन कैप्सूल था, ठीक है। ये मान लीजिए वुमेन कैप्सूल था। वुमेन कैप्सूल की यहां से इफरेंट आर्टीरियोल आ रही थी। क्या आ रही थी? इफरेंट आर्टीरियोल, जहां से आपके पास फिल्ट्रेट ब्लड जो है वो एग्जिट कर रही थी। अब क्या कहा जाता है, जो आपके पास इफरेंट आर्टीरियोल है, इट इज फॉर्मिंग अ लूप। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं। दिस पर्टिकुलर जो इफरेंट आर्टीरियोल है, इट इज फॉर्मिंग अ लूप अराउंड दी पीसीटी एंड अ लूप ऑफ एनले, ऐसे मान लो, ठीक है। पर क्या आपके पास सच में इसी तरह से लूप बना है? तो आंसर है नो, ऐसे कुछ नहीं हुआ। अब आपको ये समझना है कि ये लूप कैसे बनता है, क्योंकि जब तक आपको इस लूप का नहीं पता लगेगा ना, आपको काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम एक्चुअली में कभी समझ आ ही नहीं सकता है, चाहे आप कितना जोर लगा लीजिए। तो इसीलिए मैं आपको ना सबसे लास्ट स्लाइड के ऊपर लेकर चलूंगा, जहां से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लास्ट स्लाइड की ओर, ठीक है। सबसे लास्ट स्लाइड पे हम समझेंगे कि एक्चुअली में ये किस तरह से होता है, फिर वापस आएंगे यहां पर, ठीक है। क्योंकि ये मुझे सेपरेटली आपको समझाना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज तो आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअली ये काम कैसे होता है। ये देखिएगा इस स्लाइड के ऊपर, जरा ध्यान दीजिएगा अभी। हाँ, तो सुनो जी, क्या टॉपिक है जी? काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम। अब सोचो, ये काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम करता क्या होगा? करता है हाइपरटोनिसिटी ऑफ यूरिन को बढ़ाने का काम। अब करता कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए ये वुमेन कैप्सूल है, फिर आ गया आपके ये पीसीटी, पीसीटी के बाद आ गया ये लूप ऑफ हेनले, ऐसे, ठीक है। अब सुनो, यहां से इफरेंट आर्टीरियोल आ रही थी। क्या आ रही थी? इफरेंट आर्टीरियोल विच इज फॉर्मिंग अ लूप अराउंड अ पीसीटी। ऐसे मान लेते हैं ये पीसीटी के अराउंड में इसने लूप बना लिया, ऐसे बना रहे हैं। क्लियर हो गया जी? अब ये एक लूप बन गया, पर ये एग्जैक्टली ऐसे नहीं होता है। अब सुन लो, अगर मान लीजिए इफरेंट आर्टीरियोल ने पीसीटी के अराउंड में लूप्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो इन लूप्स को कहा जाता है पैरी टिब्यूलर कैपिलरीज। पैरी टिब्यूलर कैपिलरीज, क्लियर। और यही लूप्स अगर आपको लूप ऑफ हेनले के अराउंड नजर आ जाए, ठीक है, तो इसको कह दिया जाता है दिस इज अ वॉसा रेक्टा। ऐसे ये बन गए, तो इनको कह दिया दिस इज अ वॉसा रेक्टा। समझ आ रहा है? लेकिन ये एक्चुअली इस तरह से लूप नहीं बने हैं। लूप कैसे बने उसको जरा ध्यान देना, ठीक है।
इसको मैं फिर से समझाता हूं, क्लियर? चलो जरा ध्यान दो, ये आपके पास में बोमेन कैप्सूल, ठीक है, फिर ये आ गई आपके पास प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर आया ये लूप ऑफ हेनले, ऐसे चले। अब सुनो, ये है इफरेंट आर्टीरियोल, मान के चल रहे हैं यहां से एग्जिट हो रहा है। अब इफरेंट आर्टीरियोल किस तरह से लूप बनाती है ये लोगों को समझनी है। अब वो लूप ऐसे बनेगा, यहां से गई इफरेंट आर्टीरियोल और आपके पास जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है यहां से लूप बनाती हुई आएगी, ऐसे आ गई। अब भाई ऐसे फिर आपके पास एग्जिट होते हुए इस आपके पास पीसीटी के अराउंड में लूपिंग करेगी, ऐसे बन गए लूप, याद करके चलना। और रीनल वेन में आपके पास ड्रेन करेगी सारा का सारा ब्लड। फिर से देख लो, इफरेंट आर्टीरियोल लूप ऑफ हेनले के अराउंड में आपके पास क्या कर रही है, लूप्स बना रही है। तो लूप ऑफ हेनले के अराउंड में जब लूप बनाएगी तो उसको क्या कहा जाता है, वसा रेक्टा, क्लियर? और जब आपके पास में पीसीटी के अराउंड में बनाएगी तो क्या कहेंगे, पेरी टिब्यूलर कैपिलरी। याद कर लीजिएगा और इस डायग्राम को कहीं ना कहीं नोट पक्का कर लेना, क्योंकि ये डायग्राम कहीं नहीं है। अब चलो जरा ध्यान दीजिएगा, पहले क्या हुआ था, जो पहले हमने पढ़ा यूरिन फॉर्मेशन के दौरान में, तो हमने क्या कहा था, ये आपके पास में डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है। अब डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले में जरा ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा था, यहां से वाटर रीएब्सॉर्ब हुआ, वाटर रीएब्सॉर्ब हुआ और वाटर रीएब्सॉर्ब, सबसे ज्यादा सॉल्यूट कहां है, यहां है इस वाले पॉइंट में। तो ऑस्मोलैरिटी सबसे ज्यादा कहां होगी, बॉटम के ऊपर। तो एनसीईआरटी में आपके पास क्या लिखा है कि जहां पर आपके पास लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग पार्ट ऑफ आपके पास लूप ऑफ हेनले स्टार्ट होती है, यहां पर है 300 ऑस्मोलॉल पर लीटर, ठीक है। उसके बाद आती है दैट इज 400, उसके बाद 600 और यहां पर पहुंचते पहुंचते 900 और लास्ट में टर्मिनेट करती है दैट इज इनटू 1200 ऑस्मोलॉल पर लीटर। क्लियर है जी? यहां पर आपके पास एक्चुअली में सबसे ज्यादा ऑस्मोलैरिटी है, इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्यूट का कंटेंट हुआ। अब जरा ध्यान दो, दूसरी साइड चलना, क्लियर? अब मान लेते हैं मैं ये कह रहा हूं कि वाटर रीएब्सॉर्ब हुआ, तो वाटर रीएब्सॉर्ब होने पर आपके पास एंटर कर रहा है, जरा ध्यान दीजिए कहां को एंटर किया, इनटू अ वसा रेक्टा। वाटर रीएब्सॉर्ब हुआ, एंटर किया इनटू वसा रेक्टा, वाटर रीएब्सॉर्ब हुआ इनटू अ वसा रेक्टा। अब सुनो, आपके ब्लड का फ्लो कैसे आ रहा है, ब्लड का फ्लो ऐसे है, ऐसे है, यहां से ऐसे है और यहां से गया ये ऊपर की ओर को, फिर से देख लो, फिर गया ना ऊपर की ओर को। इसका मतलब जरा ध्यान देना, इससे या क्या समझते हैं, जितना आपके पास वाटर रीएब्सॉर्ब हो रहा है वो आपके पास वापिस से बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ अ वसा रेक्टा, क्योंकि वसा रेक्टा आपके पास एक्चुअली में रीनल वेन में आपके पास सारा का सारा ये कंटेंट ड्रेन करने वाली है। रीनल वेन से आपके पास में सारा का सारा ब्लड हार्ट में पहुंच जाएगा, हार्ट में पहुंचने के बाद वापिस से आपके पास कहीं ना कहीं जो पंपिंग होने वाली है ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके रीनल आर्टरी की तरफ फिल्टर करने के लिए वापिस आ जाएगा। ऐसा ही होगा, अदरवाइज तो देखो हो ही नहीं पाएगा। अदरवाइज बॉडी के अंदर जितना आपके पास रीअब्जॉर्प्शन हुआ वो रीअब्जॉर्प्शन कर आपके बॉडी उसको यूटिलाइज कैसे करेगी, कर ही नहीं सकती है। अब चलो यहां देखो, वसा रेक्टा अराउंड किसके जा रही है, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले से क्या चीज रीअब्जॉर्ब होती है, सोडियम क्लोराइड होते हैं, तो ये किस में एंटर कर जाएंगे, वसा रेक्टा में। वसा रेक्टा में सारे के सारे आइन यहां एंटर कर गए। अब सोचो जरा सा, आपके पास वसा रेक्टा में यहां पर सोडियम और क्लोराइड की एंट्री होना शुरू हुई, डायरेक्शन कहां है ब्लड की, नीचे की ओर को। तो इसका मतलब यहां पर वसा रेक्टा में जो आपके पास सॉल्यूट की क्वांटिटी शुरुआत में रही होगी वो कम रहेगी। वो कितनी है, 300 मॉस्मोलॉल पर लीटर। नीचे की ओर को आइएगा 400 हो गई, उसके बाद आएंगे 600 हो गई, उसके बाद आएंगे 900 हो गई, और जब आप यहां टर्मिनल बेस पर पहुंचोगे ना वापिस से आपको कितनी मिल जाएगी, 1200 मॉस्मोलॉल पर लीटर। अब एक बात सुनना, यहां पर इंपॉर्टेंट है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम का मेन रोल हाइपरटोनिसिटी ऑफ यूरिन बनाना नहीं होता है, उसका काम होता है मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। देखो चाहे वसा रेक्टा से टर्मिनल रीजन पर आइए जहां पर यू लूप बना, चाहे आप बेसिकली लूप ऑफ हेनले के थ्रू आपके पास टर्मिनल रीजन यू लूप पर आइए, दोनों जगह पर ऑस्मोलैरिटी आपको बिल्कुल सेम मिल रही है, चेंज बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मतलब
काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम आपको क्या काम कर देता है? उसका काम है मेडुलरी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कर देना। याद करके चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन आपको बनने की पूरी टेंडेंसी होती है। क्लियर है जी? तो ये इंपॉर्टेंट है, याद करके चलना। अब ध्यान दीजिएगा, जितना मैंने आज ये सारी की सारी चीज पढ़ाई आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा देखिएगा, अगर वीडियो के सेक्शंस में आप उठाकर देखेंगे तो वहां पर रास सिस्टम को मैंने डिफाइन किया है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। अगर आपको वहां पर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, मैं वापस से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन वहां ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है रास सिस्टम के बारे में, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। किस तरह से ब्लड प्रेशर रेगुलेट होता है वहां पर पूरी तरह से डिफाइन है। इसके अलावा डिजीजेज जो आपके पास एक्सक्रीटरी सिस्टम की हैं वो भी वहां पर मैंने डिफाइन कर रखी हैं, तो इसीलिए वहां पर ध्यान कर चलिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। फिर से रिक्वेस्ट रहेगी, आप जब भी कोई वीडियो देखने आते हैं तो मेरी बात को ध्यान कीजिएगा, आप शुरुआत से लेकर आखिर तक वीडियो में बना रहा कीजिए, क्योंकि पता नहीं कौन सी इंफॉर्मेशन से आपको नीड में क्वेश्चन आ जाए और आपको हो सकता है कि शुरुआत की चीज कहीं ना कहीं लगता हो कि यार ये बेकार सी है, लेकिन बाद में जाकर अगर आप में उस पर्टिकुलर कहीं ना कहीं टीचर से ना कोई ऐसे वर्ड निकल गए ना बोलते बोलते जो क्वेश्चन बन गए ना, तो आप बाद में पछताओगे और वो टीचर बोल रहा होगा मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, मैंने पढ़ाया था, और आपने नहीं पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, मेरी बातों को सोच समझ कर चलिएगा और क्वेश्चंस करते रहिएगा और वन शॉट सीरीज में बने रहा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।